अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आप सभी को कश्मीर हेडलाइंस में और मैं हूँ आपके साथ अदीना बिलाल। इस वक्त आप मौजूद है डल लेक पर। आपने काफी सारे एम्बुलेंस देखे होंगे हॉस्पिटल्स पे, लेकिन आज हम आपके साथ बात करेंगे वाटर एम्बुलेंस के हवाले से। हमारे साथ वाटर एम्बुलेंस के ऑनर तारिक साहब मौजूद है, उनसे जानेंगे कि उनको ये आइडिया कहाँ से आया। खैर मकदम आपका। तारिक साहब, आप मुझे ये बताइए कि ये जो वाटर एम्बुलेंस है, इसका आइडिया आपको कहाँ से आया और आप कब से इससे आवाम की खिदमत कर रहे हैं? 2019 में जो कोविड-19 आया था, तो मैं एक विक्टिम बना था उसमें। मैं भी बीमार पड़ा था, मुझे भी इंतशार हुआ था। तब जाके मुझे यहाँ पे, आपको पता है मैं जंगल के बीच रहता हूँ, तो यहाँ पे कोई साधन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई आज तक कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिली है इस जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं। तो जैसे ही मैं बीमार पड़ा तो मुझे किसी ने क्रॉस नहीं किया, मुझे यहाँ से पार जाना, जैसे आप शिकारा में आए हमें भी पार जाना पड़ता है, तो मुझे कोई आगे नहीं आया, क्योंकि दैट वाज द सिचुएशन कि सब लोग डरते थे। मगर मैं उनको दोष नहीं ठहराता हूँ, वो सिचुएशन ही ऐसी थी, है ना। सब कुछ ये था कि लोग डरते थे इससे। तो मैं हॉस्पिटल में जब एडमिट हो गया, एडमिट होने के बाद मैंने वहाँ का जो माहौल देखा हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पे मैंने जो नर्सेज देखी, डॉक्टर्स देखे, उन लोगों ने। पूरे डल लेक में ये एक ही एम्बुलेंस है, क्या आपका प्रोग्राम है कि और भी एम्बुलेंस होनी चाहिए इस डल लेक में? मेरा अभी दूसरा प्लान है कि मैं एक, क्योंकि ये मैंने मल्टीपर्पज़ के लिए रखा है, मैं चाहता हूँ कि ये एम्बुलेंस में खाली पेशेंट के लिए रखूँ। और मेरा एक प्लान है कि मैं एक फायर सर्विस बनाऊँ। फायर सर्विस के लिए, क्योंकि इसके में पैसे भी बहुत लग जाएंगे, उसका मोटर भी बहुत एक्सपेंसिव। हमारे पास है यहाँ पे फायर सर्विस, मगर मेरा जो लोगों को मेरे ऊपर जो भरोसा है, जैसे ही मुझे कॉल करते हैं मैं पहले पहुँचता हूँ। तो इसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं एक फास्ट बोट जो बहुत फास्ट हो वो लाऊँ और तुरंत पहुँचूँ, क्योंकि एक हाउस बोट एक लकड़ का बना होता है, ये एक फ्रेजाइल है, ये बहुत नाजुक है, ठीक है ना। इसको आग लगते ही ये ख़त्म होता है। तो उसके लिए इस पर कोई देरी नहीं होनी चाहिए। ये जो हाउस बोट है ना, आग गाना खासा आग लगे तो उस पर देरी नहीं होनी चाहिए। इट्स वेरी फास्ट, सेकंडों का काम होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक फास्ट बोट लाऊँ, एक मोटराइज फास्ट बोट जो जितना तेज़ चले, और उसमें मैं पूरा साधन रखूँ, और मैं कुछ लड़कों को भी ट्रेन करूँ कि कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। और मेरे जब कहीं पे कुछ होता है तो लोग सामने आते हैं, तो दे आर हेल्पिंग ऑल्सो। अगर हम बात करें डल लेक के टूरिस्ट के रश की, तो यहाँ पे काफी सारे टूरिस्ट आते जाते हैं, उनके अगर उनमें से किसी को इमरजेंसी होगी, क्या ये एम्बुलेंस अवेलेबल होती है? देखिए, मैंने ज़्यादातर टूरिस्ट को ही रेस्क्यू किया, उनको ही मैंने, मेरे पास वीडियोस पड़े हैं, मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं जिनको उन लोगों ने अप्रिशिएट किया मुझे। जहाँ से भी कोई टूरिस्ट बीमार हो, चाहे कहीं पूरे में, एक जगह पे मैं गया था, वो बहुत डर गए थे। 2 बजे रात उन लोगों ने फ़ोन किया, उन लोगों ने मुझे क्या बताऊँ, मेरे पैर पकड़े, बोले कि हमें नहीं पता था कि डल लेक के अंदर ऐसी सर्विस है, कि हमको लगा कि हम, क्योंकि उनकी चेस्ट पेन थी ज़्यादा, तो हमें लगा कि ये मर जाएगा यहीं पे। तो हमें जब हाउस बोट ऑनर ने बताया यहाँ पे ऐसी एक सर्विस है, तारिक अहमद है, हम उसको फ़ोन करेंगे। जब उन लोगों ने मुझे देखा नाइट के टाइम 2 बजे रात, सन्नाटा पूरा, कोई नहीं बाहर था, तो मैं खाली अकेला रह जाता हूँ नाइट के टाइम, तो मैं उन पेशेंट को उठा के उन कश्मीर AMS को फ़ोन करके उनको हॉस्पिटल पहुँचाता हूँ। तो ये मैंने बहुत सारे टूरिस्ट को यहाँ से पूरे डल लेक में ये एक ही एम्बुलेंस है, क्या आपका प्रोग्राम है कि और भी एम्बुलेंस होनी चाहिए इस डल लेक में? मेरा अभी दूसरा प्लान है कि मैं एक, क्योंकि ये मैंने मल्टीपर्पज़ के लिए रखा है, मैं चाहता हूँ कि ये एम्बुलेंस में खाली पेशेंट के लिए रखूँ। और मेरा एक प्लान है कि मैं एक फायर सर्विस बनाऊँ। फायर सर्विस के लिए, क्योंकि इसके में पैसे भी बहुत लग जाएंगे, उसका मोटर। और सेव डल कैंपेनिंग में करता हूँ। मेरी बेटी भी है जन्नत, जिसको PM मोदी ने भी ट्वीट किया है। आज मैं मुंबई जा रहा हूँ उसके लिए, उसको वहाँ पे अवार्ड सेरेमनी, और मुझे भी PM मोदी ने मुझे भी मन की बात में मेरे बारे में बोला है, इस एम्बुलेंस के बारे में बोला है। अच्छी बात है, मगर बोलने से कुछ नहीं होता। उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे आज तक कभी कोई भी सुविधा नहीं मिली। इवन मुझे डॉक्टर भी नहीं मिला, इवन मैं बार बार बोलता हूँ कि मुझे पैरामेडिकल चाहिए, नहीं मिला। सो आई एम एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक डॉक्टर नहीं। आई कैन नॉट ट्रीट द पेशेंट, ठीक है ना। बट अब क्या है कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गई है, थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, मगर मैं पूरा वो नहीं हूँ, तो उसकी वजह से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे लगता है।
तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के सामने आए, यहाँ पे देखिए कि लोगों की क्या तकलीफ़ें हैं, किन चीज़ों से वो जूझ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। अगर हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं, हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों होता है, हमारे ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया गया है। और हाउस बोटों की तादाद हज़ारों में थी, आज कुछ 100 रह गई है, उसके ऊपर भी ध्यान देना है कि क्या वजह है, क्यों ये कम्युनिटी ख़त्म हो रही है दिन में। शुक्रगुजार हूँ ट्रस्ट EMS की, जो कश्मीर EMS है, वो एक ट्रस्ट है, उनके पास भी एम्बुलेंस है, वो रोड पे चलती है। जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, वो रोड पे आते हैं। किसी भी गार्ड नंबर पे उनको मैं बोलता हूँ, जो भी डायरेक्शन मैं उनको देता हूँ, वहाँ पे आते हैं विद इन नो टाइम। उनकी सर्विस सबसे टॉप है। और वो खाली ट्रांसपोर्ट नहीं है, उनके अंदर डॉक्टर भी होता है, उसके अंदर ये पैरामेडिकल भी होता है, एंड दे आर वेरी सीरियस फॉर देयर जॉब। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि वो वहाँ पे मुझे वो वहाँ मिले, उनके साथ मुझे कांटेक्ट हुआ है, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली। ये जो एम्बुलेंस है ये क्या 24 घंटे अवेलेबल रहती है? ये 24/7 होता है पूरा। कभी भी मुझे फ़ोन आती है, कभी भी नाइट डे किसी भी टाइम मुझे कॉल आती है, तो मैं ये जाता हूँ। क्योंकि अभी बहुत सारे हाउस बोट जल गए थे, उनको आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हू रीच देयर, पहला बंदा हूँ, फायर सर्विस से पहले मैं पहुँचता हूँ। या कहीं पे बोट डूबता है तो मैं पहला बंदा होता हूँ, जब लोग मुझे कॉल करते हैं मैं जाता हूँ, उनको रेस्क्यू करता हूँ। और पेशेंट को मैंने डेड बॉडीज़ उठाई है, मैंने बहुत सारे जो हमारा यहाँ पे जो विद इन द डल लेक, जो हमारा जैसे आपको टेंट लाते हैं, हम बड़े बड़े बोट्स लाते हैं जब कोई ताज़ी होती है, तो उन ताज़ियों के बोटों को भी खींचना मेरा काम है। जैसे मैंने जनाजे में भी जब कोरोना देखा, तो रिश्ते भी नहीं होते, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये देखना चाहिए कि जो नई जनरेशन है, मुझे नहीं लगता है कि उनके दिमागों में ये चीज़ें हैं, मगर जो हमारे साथ हुआ है उसका जो खामियाजा अभी तक हम भुगत रहे हैं, तो ये ख़त्म होना चाहिए। तो मेरी अपील यही है कि हम भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं, और हम एक प्राउड हांजी हूँ, और मैं प्राउड से कहता हूँ कि हम खुद अपनी मदद करते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। हाउस बोट ऑनर हमने फॉरेन एक्सचेंज भी जनरेट किया था 90s के अंदर। हमने गवर्नमेंट को अभी आज तक मदद ही की है, और हमें एक्सेप्ट वन पर्सन जिसको हमारी दर्द महसूस हुई थी, वो था अटल बिहारी वाजपेयी, जिसने हमें सॉफ्ट लोन दिया था उस टाइम। अगर वो उस टाइम सॉफ्ट लोन नहीं देते तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री जिंदा रहती है अभी तक। उसने जो उस टाइम जो इनिशिएटिव उठाया था, एक कर्जा दिया था हमको, तो उसकी वजह से ये जितने भी हाउस बोट हैं, मुझे लगता है ये हाउस बोट उसी लोन की वजह से जिंदा है। अदरवाइज हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी है, हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, हमने बहुत सारे प्रॉब्लम का फेस किया हम लोगों ने, क्योंकि जो हमारा जो डिपेंड है टूरिस्ट के ऊपर है, अब टूरिस्ट आने लगे। 1989 से आप देखिए हमने कितना सफर, उसने जो उस टाइम जो इनिशिएटिव उठाया था, एक कर्जा दिया था हमको, तो उसकी वजह से ये जितने भी हाउस बोट हैं, मुझे लगता है ये हाउस बोट उसी लोन की वजह से जिंदा है। अदरवाइज हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी है, हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, हमने बहुत सारे प्रॉब्लम का फेस किया हम लोगों ने, क्योंकि जो हमारा जो डिपेंड है टूरिस्ट के ऊपर है, अब टूरिस्ट आने लगे। 1989 से आप देखिए हमने कितना सफ़र किया होगा, हमारी तरफ किसी ने ध्यान दिया आज तक कि भाई इनके पास टूरिस्ट नहीं है, ये इतना मदद हमारी कर रहे थे। हमने ब्रिटिश के साथ काम किया, हम लोगों ने फॉरेनर के साथ काम किया, हमने पता नहीं क्या क्या किया है, बट गवर्नमेंट से कभी हाथ नहीं उठाया। आपने देखा कभी हम लोग गवर्नमेंट के सामने गए और अरे भाई हमको ये दे दो, आज तक नहीं हुआ है। बट हाँ, हम शांत लोग हैं, अपना बिजनेस जानते हैं कैसे करते हैं, बट यही है। और हमारा जो बिजली का फीस है 90 से अभी तक आज तक किसी ने हमें ये नहीं बोला कि भाई आपका इतना नुकसान है, आपको वेव ऑफ करें। हमें लकड़ की ज़रूरत अभी हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, शुक्र है उनके जिसने भी ये किया है, प्रोसेस हो रहा है, 10-15 दिन के अंदर इंशाल्लाह लकड़ भी मिल जाएगी, मगर उसका जो फास्ट ट्रैक होना चाहिए वो थोड़ा स्लो मोशन में। एक जो हमारा जैसे आपको टेंट लाते हैं, हम बड़े बड़े बोट्स लाते हैं जब कोई ताज़ी होती है, तो उन ताज़ियों के बोटों को भी खींचना मेरा काम है। जैसे मैंने जनाजे में भी जब कोरोना था, एक फैमिली थी, उनको
एक लड़की जिसकी डेथ हुई थी, शी वॉज नियरली अबाउट 26 ईयर्स ओल्ड, तो उसको कोई आगे नहीं आया। मैं और मेरा कज़न हम गए उसको वहाँ पे उनके ससुराल वालों ने उसको गुस्ल दे दिया, मगर उसके जो मायके वाले थे वो नहीं आए थे, कोई भी, वो सड़क पे थे। तो जनाजे के लिए उनको कोई गाड़ी नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, उसको कब्रिस्तान पहुंचना था, नहीं मिली। तो मुझे कॉल किया गया, तो मैं गया, हमने उसको खुद डलगेट तक पहुंचाया, वहां से हम फिर उसको जनाजा पड़ा और फिर उसको आगे ले गए। तो बहुत सारा काम मैंने किया। मैंने इससे पहले 2014 के अंदर जो क्या हुआ था, जो फ्लड आया था, उस टाइम भी हमने बहुत, आप राजबाग में आप किसी को भी पूछ सकते हैं, जो मॉडर्न अस्पताल के सामने जो एरिया है, मैंने रेस्क्यू किया वहाँ पे बहुत सारी जगह पे, और हमारा टीम भी था अपना मिशन ह्यूमैनिटी के नाम से। और सेव कैंपेनिंग में करता हूँ। मेरी बेटी भी है जन्नत, जिसको पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। आज मैं मुंबई जा रहा हूँ उसके लिए, उसको वहाँ पे अवार्ड सेरेमनी, और मुझे भी पीएम मोदी ने मुझे भी मन की बात में मेरे बारे में बोला है, इस एम्बुलेंस के बारे में बोला है। अच्छी बात है, मगर बोलने से कुछ नहीं होता। पेशेंट के साथ कैसे वो व्यवहार पेश आते थे, कैसे उनके साथ वो जैसे इंजेक्शन लगाना हो, वो टच करते थे उनको, तो मुझे लगा कि टच करने से ये बीमारी नहीं फैलती है। तो हमें मास्क पहननी है, जैसे भी है, डिस्टेंस रखनी है, जो भी है। बट वहाँ पे जो मैंने सीखा, तो मुझे उसी टाइम ख्याल आया कि मैं अपनी जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा मुझे जब मैं बीमार पड़ा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई कम्युनिटी। तो मैं इस कम्युनिटी से आता हूँ जिनको हांजी बोलते हैं, हाउस बोट ऑनर्स जो है, हमको हांजी बोलते हैं। हमको बिल्कुल इग्नोर किया गया है आज तक कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिली है। हम में से कोई मुलाजिम नहीं है, हमारे में से कोई तबके में कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है जो हमें ऐसे ही छोड़ा गया। तो ऐसे ही ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी पहले। तो मगर ये 2019 के बाद मैंने लॉन्च किया यहाँ पे ये एम्बुलेंस एक ट्रस्ट की मदद से। तो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को रेस्क्यू किया है, बहुत सारे, और ये ऐसी फर्स्ट एम्बुलेंस है जिसके अंदर फायर सर्विस भी है, डिवाटरिंग भी है, और पेशेंट को लेने के लिए हर एक साधन है मेरे पास। इस एम्बुलेंस के अंदर मॉनिटर भी है, इसके अंदर स्ट्रेचर भी है, बेड भी है, सब कुछ लगा हुआ है, और ये मोटर पे चलता है। जहाँ जब और ये मोटर पे चलता है। जहाँ जब भी मुझे कोई कॉल आती है कहीं से भी, चाहे वो डल लेक का कोई भी कोना हो, मेरा नंबर उनके पास है, और वो मुझे तुरंत फ़ोन करते हैं और मैं तुरंत पहुंचता हूँ वहाँ पे। वहाँ से मैं जो भी वहाँ पेशेंट है उनको मैं उठा के दूसरी जगह पहुँचाता हूँ। आखिर में आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ कि इस कम्युनिटी के ऊपर भी ध्यान दीजिए। हम भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं, हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों किया गया है आज तक? जब आप जहलम रिवर की बात कीजिए, आप चिनार बाग की बात कीजिए, आप किसी भी एरिया की बात कीजिए, आप मुझे बताइए कि हम लोग क्यों खत्म हो गए? आपने रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम किया, आपने एक जो डल में रहने वाला या कहीं पे भी रहने वाला एक बंदा, जैसे वो बतख रहता है पानी के अंदर, उसको उठा के आपने कहीं और शिफ्ट किया है। आपने वहाँ पे जान दिया कि उनकी लाइफ कैसी है, वो किस हाल में जी रहे हैं। तो मेरा यही अपील है कि हम भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं, तो आप ये रेसिज्म है इसको ख़त्म कीजिए। अब वो ज़माना नहीं रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि रेसिज्म की वजह से डल भी ख़त्म हो चुका है और हांजीज भी खत्म हो चुका है। मैं एक हांजी हूँ, एक हाउस बोट ऑनर हूँ, एक प्राउड हांजी हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों के दिमागों से वो निकले, वो कि ये हांस है, ठीक है ना? वो कश्मीरी बोलते हैं ऐसे हांस, लड़ाई दो बंदे करेंगे, बीच में हांस ही का नाम लेंगे, होता है, तो रिश्ते भी नहीं होते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये देखना, एम्बुलेंस वर्ल्ड में नंबर 1 एम्बुलेंस है जो न सिर्फ पेशेंट्स के लिए काम आ सकती है बल्कि किसी भी बड़े हादसे के वक्त इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कश्मीर हेडलाइंस, अरबीना बिलाल, श्रीनगर।